वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस के महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में। 2024, 25, 26, 27, 28 सभी की परीक्षाओं के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह लेक्चर जो आज की वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे उसमें ऐसे प्रश्नों को मैंने समाहित किया है जो पिछले 3 वर्षों से विभिन्न विश्वविद्यालयों में लगातार पूछे जा रहे हैं, मतलब कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये। इन क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपकी परीक्षा यानी जो 2024-25 की होने वाली है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा आपके अंदर का वो बहुत हाई होगा जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे या देखेंगी। ठीक है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस में आपको पढ़ना पड़ता है पोषण के मूल तत्व एवं मानव विकास के बारे में। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से जो फंडामेंटल्स होते हैं, पोषण के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में, पोषण के जो सिद्धांत होते हैं, जो मुख्य एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है मानव विकास। अब मानव विकास में बेसिकली मनुष्य का विकास जब जन्म नहीं लेता बच्चा तब से शुरू होता है और जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक उसका विकास होता रहता है। लेकिन यहाँ पर हमको एक प्रकार से यानी प्रसव से पहले की जो 3 अवस्थाएं हैं उसके बारे में, उस समय किस तरीके से विकास होता है थोड़ा बहुत उसको समझना है, बाकी ज़्यादा उसके बारे में डीपली अध्ययन नहीं करना है। यानी कि जन्म के बाद की अवस्थाएं जो हैं खास करके जैसे आपकी हो गई शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था, ठीक है, और उसके बाद में प्रौढ़ अवस्था। ये 4 अवस्थाएं मुख्य रूप से आपको पढ़नी है। इन्हीं 4 अवस्थाओं की उप अवस्थाएं भी होंगी, उनके बारे में भी आपको जानना है। अच्छा, मानव विकास में एक प्रकार से इन बच्चों का विकास विभिन्न अवस्थाओं में किस किस तरीके से होता है। विकास के कई पहलू होते हैं। एक होता है शरीर का विकास होना, तो उसको शारीरिक विकास कहते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट। एक होता है मानसिक विकास जिसको अंग्रेजी में मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं। ऐसे ही संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका एक प्रकार से जिसमें आपका ज्ञान का नॉलेजेबल जो डेवलपमेंट होता है, जिसमें आपकी नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास होता है। बच्चा सबसे पहले रोना सीखता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके वो तमाम प्रकार की बोलियों को बोलने शुरू कर देता है। तमाम प्रकार की बोलियां निकालने के बाद में वह एक प्रकार से अक्षर और वर्ण के बारे में जानकारी अध्ययन करता है और धीरे धीरे करके वो बोलना सीख जाता है। बोलने के बाद में फिर वो भाषा सीखता है, भाषा के नियम कायदों को जानता है। इस तरीके से बच्चों में विकास एक बैग नहीं हो जाता कि अचानक से बच्चा पैदा हुआ और वो एक प्रकार से तुलसीदास जी की जैसे हो कि भाई वो राम बोला, तुलसीदास जी का नाम था ना, कि ये एक प्रकार से जन्म के समय ही इनके दांत थोड़े बड़े बड़े थे और ये एक प्रकार से अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। इसी कारण से इनके पिता थे आत्माराम दुबे, उन्होंने इनको घर से निकाल दिया था क्योंकि अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे और ऐसे बच्चे एक प्रकार से जो है ठीक ठाक नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे ये सब चीज़ें होती। उनका नाम राम बोला पड़ा क्योंकि जब पैदा हुए उसके बाद में उन्होंने राम का नाम लिया था पहली बार, मतलब पैदा होने के बाद तुरंत। तो इसलिए एक प्रकार से आप देखते हैं जो मानव का विकास होगा वो एक प्रक्रिया के तदुपरांत होगा, यानी कि एक प्रोसेस होता है विकास का। चाहे आप ऐसे ही आपका एक विकास होता है भावात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, जैसे कि आपके अंदर हंसने की, ईर्ष्या, जलन, छल, कपट, दंभ, द्वेष, ये सब एक प्रकार से जो तमाम प्रकार की विचारधाराएं या तमाम प्रकार की जो आंतरिक भावनाएं होती हैं, यानी कि जो अमूर्त विचारधाराएं या अमूर्त चीज़ें होती जो हमको दिखती नहीं, ना हम उसको छू सकते हैं, बस केवल महसूस कर सकते हैं, यानी कि डोंट टच डोंट सीन, जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि ये सब चीज़ों का विकास जो होता है वो बच्चों में होता रहता है। उन्हीं विकास के बारे में हमको यहाँ पर फोकस करना है। इसके अलावा तो मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट में ये पढ़ना है और पोषण के मूल तत्व में आपको एक प्रकार से बेसिकली पढ़ना है कि इससे पोषण क्या होता है। पोषण मतलब न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन। अब पोषण में 6 तत्व होते हैं बेसिकली। 6 तत्व में पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है खनिज लवण, 5वां है विटामिन और 6ठा है आपका जल। यानी ये 6 पोषक तत्व होते हैं। इन्हीं की उचित मात्रा शरीर में अगर होती है, भोजन में होती है, तो व्यक्ति एक प्रकार से स्वस्थ रहता है। और इनकी उचित मात्रा शरीर के अनुसार अगर आप इन 6 तत्वों का एक प्रकार से मैनेज कर लेते हैं तो वही संतुलित आहार कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में बैलेंस डाइट बोलते हैं। ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। फिर भी मैं इसलिए समझा रहा था क्योंकि आप इस जो पर्टिकुलर शीर्षक है पोषण के मूल तत्व और मानव विकास, इसके बारे में परिचय ले पाए या इसके बारे में समझ पाए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी बताने का प्रयास आज की वीडियो के माध्यम से होगा। तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है आपके लिए। तो फटाफट से पहले से वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ओके, चले जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। चले, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रक्तहीनता क्या है? रक्त माने होता है खून, ब्लड। हीनता माने कमी आना, या इसी को रक्त अल्पता भी आप कह सकते हैं। ठीक है, रक्तहीनता की स्थिति में लाल रंग के रक्त कोषों की संख्या जो होती है और आकार, उन दोनों में, अथवा हीमोग्लोबिन इसको संयुक्त रूप से कहते हैं, हीमोग्लोबिन की वजह से ही खून का रंग लाल होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो उसमें हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है उसमें अथवा दोनों में ही न्यूनता होने लगती। किसमें? जो रक्त कोष होते हैं उनकी संख्या में कमी आती है। जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनमें थोड़ी बहुत कमियां आने लगती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे हीमोग्लोबिन की मात्रा में भी कमी आने लगती है और इसमें न्यूनता होने लगती है, यानी कि कमी होने लगती है। यह रोग रक्त की ओसजन को ऊतकों तक ले जाने की योग्यता में कमी कर देता है। ठीक है, यानी ऊतक तक एक प्रकार से ये खून को पहुंचा नहीं पाता। ऊतक क्या है? टिश्यू बोलते हैं अंग्रेजी में ऊतक को। ऊतक विभिन्न कोशिकाओं के समूहों से बनता है। जब एक टाइप की कई कोशिकाएं इकट्ठा होती हैं, मिलती हैं, तो उससे ऊतक का निर्माण होता है। अब गुरुदेव, आप मतलब आपके दिमाग में प्रश्न हो रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ, अब ये ऊतक का मतलब ऊतक तो समझ में आ गया कि ऊतक, ये कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब ये कोशिका क्या है? कोशिका को अंग्रेजी में महोदय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका को सेल कहते हैं। सेल माने क्या होता है? सेल माने होता है कोशिका। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, कोशिका में केंद्रक होता है और एक प्रकार से केंद्रक द्रव्य होता है या कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी या सबसे सूक्ष्म इकाई होती है। विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ऊतकों का निर्माण होता है। उन्हीं ऊतकों से हमारे शरीर का निर्माण, उस ऊतक से क्या बनते हैं? अंगक का निर्माण होता है। अंगक से अंगतंत्र बनता है और अंगतंत्र को मिला लें तो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर बनती है, यानी हमारा शरीर का निर्माण होता है। इसलिए एक प्रकार से जो प्रोटीन होता है, एक पोषक तत्व है, वो किसके लिए काम करता है? वो टिश्यू जो होते हैं, ऊतक जो होते हैं, जब ऊतक टूट फूट जाते हैं तो उन्हीं ऊतकों की मरम्मत करता है। ठीक है, और नए नए ऊतकों के निर्माण में भी प्रोटीन सहायता देता है। तो प्रोटीन क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग काम करता है। इसीलिए जिम वगैरह जो बच्चे जाते हैं या जो लोग जाते हैं वो प्रोटीन वगैरह का पान करते हैं, क्योंकि प्रोटीन ग्रहण करने से क्या होता है, उनमें टिश्यू जो होते हैं वो बनने लगते हैं। अच्छा, हम लोगों में क्या होता है, जो टिश्यूज़ होते हैं कभी कभी वो टूट जाते हैं, टिश्यू भंग हो जाते हैं कई काम करते समय या कई मामलों में। ठीक है, तो उन टिश्यू का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। अगर प्रोटीन उचित मात्रा में नहीं तो टिश्यू का निर्माण नहीं होगा। अब जब टिश्यू का निर्माण नहीं होगा तो शरीर आपकी दुबली पतली होती चली जाएगी। और यही सेम प्रोसेस होता है हर एक चीज़ में। 6 पोषक तत्व हैं, 6 के अलग अलग काम, अलग अलग उपयोग शरीर में हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का काम होता है शरीर को ऊर्जा देना, यानी शरीर, जैसे मोटरसाइकिल में जैसे आप देखते हैं जो पार्ट पुर्जे लगे होते हैं वो टिश्यू वगैरह लगे होते हैं, आप मान लीजिए, तो वो सब प्रोटीन देता है। ठीक है, और जो तेल डालते हैं उसमें आप मोटरसाइकिल में पेट्रोल, वो कार्बोहाइड्रेट देता है शरीर को। ठीक है, यानी शरीर में जैसे आपका ऊर्जा देने का काम जो है, ठीक है, वो जैसे शरीर मतलब मोटरसाइकिल में तेल डालते हैं तो मोटरसाइकिल चलती है, ऐसे ऊर्जा देने, ईंधन का काम कार्बोहाइड्रेट करता है। वसा जो होती है शरीर को एक प्रकार से फैटी बनाए रखती है, थोड़ा मोटापा या थोड़ा मांस थोड़ा बढ़ता है या थोड़ा चिकनापन, ठीक है, होता है। जैसे वसा क्या होती है, जैसे घी, आप तेल जो है तमाम प्रकार के तेल या घी आप देखते हैं, ये सब वसा होते हैं। ठीक है, फैट जिनको बोलते हैं। तो अगर आप पूड़ी खाएंगे तो आप ज़्यादा मोटे होंगे, इसीलिए पंडित जी लोग आप देखते हैं, बहुत सारे पंडित जी लोग थोड़ा थोड़ा मोटे होते हैं। अब पूड़ी वाला समय भी आ रहा है, अब क्या नाम है उसका, पितृपक्ष। ठीक है, तो चले समझते हैं प्रश्न। तो ऊतकों तक ले जाने की योग्यता में कमी कर देता है। इसके फलस्वरूप मनुष्य की धड़कनें जो होती हैं तेज होने लगती हैं। जो एक प्रकार से जो धड़कन होती है मनुष्य की वो तेज होने लगती है, तथा सिर में क्या होता है, दर्द होने लगेगा, कमज़ोरी आपको महसूस होगी, आपकी सांस फूलने लगती है, आपको घबराहट महसूस होने लगती है, बेचैनी सताने लगती है। कहते हैं मुझे चैन ना आए, मुझे नींद ना आए, तो आप समझ लीजिए कि उस समय रक्तहीनता का अनुभव एक प्रकार से नायक या नायिका कर रही है। गाना क्या है, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई आए मुझे क्या है, ले जाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। तो वहाँ पर दिल खोने से तात्पर्य क्या है महोदय, वहाँ पर जो ये गाना है कि न जाने कहीं दिल खो गया, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, मुझे करार ना आए, ये ना हो वो ना हो, तमाम प्रकार के जो इसमें लिरिक्स हैं,
इसका तात्पर्य सीधा सीधा रक्तहीनता से है। आप बोलो कि आपके अंदर रक्तहीनता है और आप जाओ किसी डॉक्टर को दिखाओ, इलाज करो, किसी बढ़िया न्यूट्रिएंट्स को दिखाओ जो एक प्रकार से आपका इलाज कर सके अच्छे तरीके से, न्यूट्रिएंट्स के जानकार को दिखाओ, तो वो बताएगा कि भाई आपको अगर बेचैनी हो रही, घबराहट महसूस हो रही, सिर में दर्द आ रहा है, चक्कर आ रहा है, तो आप इसको डॉक्टर को दिखाओ। कोई आए मुझे ले जाए, इसका मतलब क्या है कि कोई आए और उसको डॉक्टर के यहाँ तक पहुँचा दे, ठीक है। तो ये सब लक्षण अभिव्यक्त होने लगते हैं। विभिन्न प्रकार की रक्तहीनता में अन्य लक्षण भी दिखाई पड़ने लगते हैं, यानी कि रक्तहीनता के अपने अपने कई प्रकार होते हैं। कभी कभी रक्तहीनता ज़्यादा हो जाती है, उस स्थिति में कई और लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ये रक्तहीनता हो गई, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि गुरुदेव चैप्टर वाइज क्लास नहीं पढ़ाए हैं और अभी हमको मॉडल पेपर या रिवीजन क्लास पढ़ाने लगे हैं। आप रिवीजन क्लास आपको लग रही है, ये कितना बारीकी के साथ आपको एक चीज़ समझा रहे हैं, मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। फटाफट से लाइक ठोको तब, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास। अब इसमें ईर्ष्या मत करिएगा कि हमार सहेली अगर शुक्ला गुरु जी के वीडियो देख ले हैं तो वह जो है ज़्यादा नंबर हमसे पाए जी हैं। अब वीडियो देख हम कई मेर प्राणी हुई है ना, तो जैसे आप थोड़े ज़्यादा ध्यान से देख ली हो, बाद में जगह शेयर करे खोए तका दूसरे मेरे शेयर कर दियो, मतलब शेयर करे तो उनसे कह दो थोड़ा तो अपने हिसाब से करिएगा। अब इसमें ईर्ष्या मत करिएगा, गुरु जी की वीडियो अगर वो भी देख लेगी तो उसका नंबर ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से वाला पाठ पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है दूसरा नंबर। गृह विज्ञान की परिभाषा बताइए। गृह विज्ञान किसे कहते हैं? होम साइंस क्या है? डॉक्टर राजमल देवदास जी कहते हैं गृह विज्ञान की परिभाषा को देते हुए कि गृह विज्ञान समुदाय एवं राष्ट्र के प्रत्येक पक्ष से रिलेटेड होता है। आप कम्युनिटी या देश के तमाम प्रकार के पक्षों को अपने आप में समाहित करता है। चैप्टर संख्या 1 में मैंने होम साइंस की विस्तार से व्याख्या करी, उसमें समझाया है। गृह विज्ञान में आप मानवीय वातावरण का अध्ययन करते हैं। गृह विज्ञान में आप पारिवारिक पोषण के बारे में अध्ययन करते हैं। गृह विज्ञान में संसाधनों का व्यवस्थापन करते हैं, किस तरीके से हमारे घर में कितना सामान है, उसी सामान में हमको पूरा का पूरा घर चलाना है, कैसे चलाना है, इसका अध्ययन एक प्रकार से गृह विज्ञान हमको बताता है, जिसको आप परिवार प्रबंधन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे में इसके अलावा बाल विकास यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो वाला पूरा पोर्शन पढ़ते हैं। उपभोक्ताओं की कुशलता में सुधार से संबंधित ज्ञान को संश्लिष्ट और समेकित करने का कार्य गृह विज्ञान नाम का एक विषय है वो करता है। कुल मिलाकर के गृह विज्ञान में वस्त्रों की परिसज्जा से लेकर के घर कैसे बनवाना है, ज़मीन का चुनाव कैसे करना है, रंग एक प्रकार से परिसज्जा घर में कैसे करनी, सजावट, कढ़ाई बुनाई सिलाई, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में हमको गृह विज्ञान अध्ययन करवाता है। यहाँ तक कि बायोलॉजी आधे ज़्यादा आपको गृह विज्ञान में मिल जाती पढ़ने को, ठीक है। चले तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भोजन की परिभाषा दीजिए। भोजन क्या है? ये सब प्रश्न एग्जाम में लगातार अलग अलग विश्वविद्यालय में रिपीटेड क्वेश्चंस, एक ही मतलब एक ही साल में 4-4 बार प्रश्न ये 4-4 विश्वविद्यालय में पूछ लिए गए हैं। तो इन प्रश्नों को आप ये मत सोचिएगा कि एक प्रकार से ये प्रश्न, चूंकि जैसे दीनदयाल उपाध्याय का आपकी बार हो रहा है ना, आपसे मतलब लिखित, बाकी जैसे राम मनोहर लोहिया का लगातार लिखित ही हो रहा है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का लिखित ही हुआ है, ऐसे ही आप देखते हैं और भी कई विश्वविद्यालय हैं जिनका लिखित ही पेपर होता आ रहा है। तो उन सभी में एक प्रकार CCSU का हो गया या जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का हो गया, ठीक है, सिद्धार्थ का हो गया, इन सभी का लिखित ही पेपर होता आ रहा है ना, ठीक है, कानपुर विश्वविद्यालय का। तो उन सभी में एक प्रकार से क्वेश्चंस कई बार परीक्षा में आए हुए हैं। चले भोजन क्या है? तो भोजन वह ठोस हो सकता है, भोजन जैसे ठोस रोटी ठोस होती है, और तरल यानी चाय वगैरह आप पीते हैं, ठीक है, या और तरल सूप वगैरह आप पीते हैं, तो भोजन ठोस भी होता है और तरल भी होता है। तो भोजन वह ठोस अथवा तरल पदार्थ होता है जिसको कोई व्यक्ति ग्रहण करता है। ग्रहण माने खाता है, मुंह के अंदर लेता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जिसको एक प्रकार से कौन ग्रहण करता है? कोई भी व्यक्ति ग्रहण करता है, और जो शरीर में जाकर के क्या करता है? उसका शरीर में जाकर के पाचन होता है। पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? पाचन जो होता है मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि लार ग्रंथियाँ जो होती हैं वहीं से पाचन आपका प्रारंभ हो जाता है। अवशोषण होता है पाचन के बाद, और फिर उसके अंदर चयापचय की क्रिया होती है। चयापचय की क्रिया के बाद में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है वो भोजन। शरीर से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मतलब भोजन में, वो शरीर को न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, ठीक है, यानी जो उसमें पोषक तत्व होते हैं, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, ये सब एक प्रकार से उसको छान करके और जो बेकार चीज़ें होती हैं उसको मलद्वार से बाहर निकाल देता है। तो भोजन वही होता है। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कुपोषण कितने प्रकार का होता है? बताएं। कुपोषण, कु माने होता है अच्छा पोषण नहीं, यानी कि बेकार पोषण,
या ऐसा पोषण जो कि एक प्रकार से पर्याप्त ना हो शरीर के अकॉर्डिंग। कुपोषण बेसिकली 3 प्रकार का होता है। पहला कुपोषण मतलब होता है आवश्यकता से अधिक पोषण, यानी अगर आप ज़्यादा खा लेंगे, कुछ लोग होते हैं हाही जिसको कहते हैं देहाती भाषा में, हाही समझते हैं, अवधि में एक सब चलता है हाही हो का, हाही के मतलब होते भैया जैसे कहीं मिल गई, निमंत्रण आ गया किसी के यहाँ से, किसी के यहाँ तिलक ठनी है, बढ़िया पनीर के सब्जी और राजभोग छेना रखा है, छेना टूट पड़ी, 10 छेना खाए लीन एक दिन में, ठीक है, राजभोग 10 ठू, 2 छेना खाओ राजभोग तो का हो जाता है, मन भर जाता है। हम तो यक्के खाए ली तो हम लागत है कि बहुत ज़्यादा होएगा, लेकिन कुछ लोगों को देखे हैं कि वो 10-10 छेनवा इसे गर खा चला जाता है, उन्हें जानी नहीं पड़ती कितना खाएंगे। तो अधिक पोषण, अगर आप आवश्यकता से ज़्यादा खाना खाएंगे या आवश्यकता से ज़्यादा आपके अंदर विटामिन हो गई, ठीक है, आवश्यकता से अधिक ऊर्जा हो गई, आवश्यकता से अधिक वसा हो गई, फैट, आवश्यकता से अधिक प्रोटीन या खनिज लवण, मतलब कोई भी भोजन में शरीर के अकॉर्डिंग चीज़ें अगर हैं तो वो सुपोषण होता है। शरीर से अगर शरीर आपकी मान लेते हैं कि सिंगल चेचिस के हैं, हमारे जैसे आदमी हैं, अब उनको खिला दो खूब ज़्यादा तो दिक्कत तो हो ही जाएगी ना। इसी वजह से कहने का मतलब ये है महोदय कि जब भी पोषण हो तो वो शरीर के अकॉर्डिंग हो, कितना व्यक्ति काम करता है, उसकी कार्यकुशलता क्या है, व्यक्ति का एज कितनी है, व्यक्ति की शारीरिक क्षमता कैसी है, व्यक्ति एक प्रकार से उसकी रुचि किस भोजन में है, इस अकॉर्डिंग भोजन तैयार करना चाहिए। तो कुपोषण में आवश्यकता से अगर अधिक पोषण मिल जाता है तो वो भी एक प्रकार से क्या होता है, वो भी आपका कुपोषण में आता है। इसके अलावा अपर्याप्त पोषण, अपर्याप्त मतलब कि जब कम हो भोजन या एक प्रकार से पर्याप्त ना हो, शरीर के अकॉर्डिंग उसके भोजन पर्याप्त ना हो, वो भी एक प्रकार से होता है। भोजन मतलब यहाँ पर पोषण से है। तीसरा पोषण असंतुलन, यानी पोषण में असंतुलन हो, जैसे विटामिन की ज़रूरत ही ना हो और विटामिन खूब दबुआ दे दें आप, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत हो और आप एक प्रकार से प्रोटीन खूब दे दें, तो ये भी एक प्रकार से क्या होता है, ये भी कुपोषण का प्रकार। तो ये 3 प्रकार के कुपोषण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है पोषक तत्व की परिभाषा दीजिए। पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं, 6 पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। तो भोजन के अंदर विद्यमान वे समस्त पौष्टिक तत्व जो शरीर का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन वगैरह करते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देते। कौन देता है शरीर को ऊर्जा? कार्बोहाइड्रेट देता है, वसा देता है ऊर्जा, ठीक है, ये सब उत्पादन करते हैं ऊर्जा का, तथा शरीर की रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं। शरीर के रोगों से रक्षा कौन करते हैं? विटामिन और खनिज लवण करते हैं, वो पोषक तत्व कहलाते हैं। यानी कि भोजन के अंदर विद्यमान वे समस्त पौष्टिक तत्व जो शरीर के निर्माण, ऊर्जा उत्पादन तथा शरीर की रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हों, पोषक तत्व कहलाते हैं वही, ठीक है। पोषक तत्व बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चंस कई बार परीक्षा में आया हुआ, रिपीटेड है, हम 100% आपकी परीक्षा में आएगा। पोषक तत्व बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं भैया? 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। पहला होता है प्रोटीन, शरीर निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है प्रोटीन, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग के लिए। दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये क्या होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये शरीर को ऊर्जा देता है। जैसे जो ग्लूकोज वगैरह आप खाते पीते हैं या जो अनाज वगैरह खाते हैं, गेहूं, चावल, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो ये शरीर को ऊर्जा देता है। वसा भी शरीर को ऊर्जा देती है। देखिए 1 ग्राम अगर वसा आप खाते हैं तो उससे आपको 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 9.1 kcal, ठीक है, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर 1 ग्राम वसा मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसमें आपको कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.1 kcal ऊर्जा ही मिलती है। यानी कि 5 ऊर्जा जो होती है वो एक प्रकार से यानी दुगना ऊर्जा कहीं ना कहीं पे वसा में मिलती है। अगर 1 रोटी आप खाओगे तो उससे 4 मतलब कि कुछ कम ऊर्जा मिलेगी, लेकिन 1 पूड़ी अगर खा लोगे तो उससे ऊर्जा आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। क्योंकि पूड़ी में क्या होता है? वसा भी मिली रहती है, यानी कि घी में या तेल में पूड़ी छंदी रहती है। इसीलिए पंडित जी लोग क्या कहते हैं कि घी में छंदी रोटी खाएं, पूड़ी खाएंगे, क्योंकि घी में ज़्यादा एक प्रकार से ऊर्जा मिलती है। चौथा होता है भैया विटामिन। विटामिन और खनिज लवण इन दोनों का काम एक ही होता है, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। कौन? विटामिन और खनिज लवण। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, तो विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा अगर हम लेंगे तो हमको रतौंधी नहीं होगी, ठीक है। विटामिन बी से बेरी होता है, तो अगर हम विटामिन बी अच्छे तरीके से खाएंगे तो हमारे शरीर में एक प्रकार से
विटामिन बी की कमी नहीं होगी। ऐसे ही जल जो होता है शरीर में एक प्रकार से ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, शरीर के तापक्रम जो होता है उसको नियंत्रित करता है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो इस तरीके से ये 6 पोषक तत्व होते हैं, ये भोजन में विद्यमान रहते हैं और इनका अलग अलग वर्क होता है, अलग अलग काम होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ या भोज्य तत्व क्या होते हैं? यानी ऐसे तत्व जो कि शरीर का निर्माण करते हैं। तो वह भोज्य तत्व जो शरीर के निर्माण करने का कार्य करते हैं, शरीर निर्माणक तत्व या भोज्य तत्व कहलाते हैं। वो शरीर निर्माणक भोज्य तत्वों में प्रोटीन का प्रमुख स्थान है, यानी प्रोटीन जो होता है वो शरीर को बनाता है। इसीलिए बच्चों को एक प्रकार से या शैशवावस्था के दौरान या बाल्यावस्था में बच्चों को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ना कि उतना ऊर्जा की। ठीक है, तो एक प्रकार से प्रोटीन जो होती है ये एक प्रकार से, और जो प्रसव के दौरान जो धात्री अवस्था की महिला है या जो गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था के बाद उसको भी प्रोटीन की आवश्यकता थोड़ी ज़्यादा होती है सामान्य अवस्था की। तो प्रोटीन का प्रमुख स्थान है शरीर निर्माण के मतलब कि शरीर निर्माणक तत्वों में। हमारे शरीर की कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन के द्वारा ही होता है। खनिज, लवण और जल भी शरीर का निर्माणक तत्व हैं, लेकिन एक प्रकार से प्रोटीन मुख्य तत्व में शामिल है। अगला तत्व आपका है भैया सुरक्षात्मक पोषक तत्व क्या होते हैं? सुरक्षात्मक मतलब जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। अब खनिज, लवण और विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। यानी हमारे शरीर में एक सिस्टम है, उसका नाम है इम्यूनिटी सिस्टम या रोग प्रतिरोधक क्षमता हिंदी में कहते हैं। यानी रोग से लड़ने की क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। वो क्षमता क्या करती है? हमारे शरीर की रक्षा करती, किससे? रोगों से रक्षा करती है। वो एक प्रकार से लड़ती है हर रोगों से। अगर रोग जो एक प्रकार से बहुत पावरफुल होता है तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी पावरफुल है, तो रोग को यहाँ से मार काट के भगा देगी। लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत नहीं है तो रोग जो होगा वो इम्यूनिटी सिस्टम को हरा देगा और आपके शरीर में रोग हो जाएगा। तो रोगी व्यक्ति जो होते हैं उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है, यानी विटामिन और खनिज लवण की कमी होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जो पोषक तत्व हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जिससे शरीर के अंग ठीक तरीके से कार्य करते हैं, साथ ही साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, वे सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहलाते हैं। प्रमुख सुरक्षात्मक तत्वों में विटामिन, खनिज, लवण, इनका एक प्रकार से योगदान है। इसके अलावा जल और प्रोटीन भी एक प्रकार से शरीर को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, लेकिन विटामिन और खनिज लवण जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। हाँ, एक बात और यहीं पर आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान लेते हैं आपको कोर्स वगैरह लेना है, चैप्टर वाइज क्लासेस या मॉडल पेपर की पीडीएफ नोट्स या महासंग्राम रिवीजन क्लास जो हो रहा है इसका पीडीएफ नोट्स, या अन्य और जो क्लासेस होंगी आपके मैराथन क्लास उसका पीडीएफ नोट्स, या और भी जो पीडीएफ नोट्स वगैरह होंगे वो सब हर एक सब्जेक्ट के आपको मिलते रहेंगे। हर एक सब्जेक्ट को लेकर के एक व्यवस्था शुक्ला डिपार्टमेंट का द्वारा की गई है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको एसएमएस करना है कि किस लिए आपको कोर्स यहाँ पर दिया जाएगा, और उस कोर्स में एक प्रकार से आपको व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि आपको बहुत ही विधिवत तरीके से तैयारी आपकी करवाई जा रही है। ठीक है, जिसमें एक प्रकार से क्लासेस जो होंगी वो यूट्यूब पर ही होंगी आपकी, कुछ क्लासेस प्राइवेट हो सकती हैं और बाकी क्लासेस जो होंगी वो आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। लेकिन जो ग्रुप से जुड़ेंगे उनमें एक प्रकार से क्या होगा, उनको पीडीएफ नोट्स की सुविधा होगी, उनको पीडीएफ मिलेगा। जैसे ये क्लास हो रही तो इसकी पीडीएफ उसमें मिल जाएगी। यही नहीं, आपका होम साइंस सब्जेक्ट है, इसके अलावा 2 सब्जेक्ट आपके और होंगे। एक सब्जेक्ट आपका माइनर का होगा, एक सब्जेक्ट आपका को करिकुलर का होगा। तो ये 4 सब्जेक्ट और प्लस में एक सब्जेक्ट ये जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र और मात्र कितने रुपए में? इसकी प्राइस रखी गई है मात्र और मात्र 100 रुपीज़ रखी गई है। इसी 100 रुपीज़ में आप एक प्रकार सब कुछ पढ़ पाएंगे। इसकी फीस मैंने कम क्यों रखी इतनी? इसलिए रखी कम ताकि एक प्रकार से हर वो बच्चा पढ़ पाए जो सोचता है एक प्रकार से हमको पढ़ना चाहिए। आप सीरीज वगैरह खरीदते हैं तो 60-70 रुपये एक सीरीज एक सब्जेक्ट की आती है, और आप 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदोगे 6 पंचे 30, 300-400 रुपये आपके लग जाएंगे। अब आप 100 रुपये में ही पूरा का पूरा कोर्स पाएंगे। तो आप सोचो कि जिसमें वीडियो लेक्चर्स, मॉडल पेपर्स, महासंग्राम रिवीजन क्लास, पीडीएफ नोट्स और डाउट जो एक प्रकार से आपके होते हैं वो भी क्लियर व्हाट्सएप पे मैं करता हूं। तो कुल मिलाकर के बहुत ही फायदेमंद ये लेक्चर मतलब कि ये एक प्रकार से कोर्स है आपके लिए। तो आप तुरंत ज्वाइन हो जाएं, एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर अपना नाम, अपना एक प्रकार से यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम ये सब लिख करके भेज दीजिएगा और बोलिएगा सर जी हमको कोर्स लेना है। ठीक है, हमको ज्वाइन होना। तो होम साइंस का एक प्रकार से कोर्स आपको, होम साइंस और बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट होम साइंस के साथ हैं सभी के कोर्स आपको मात्र 100 रुपये में ही मुहैया करवा दिए जाएंगे। तो आप आसानी से एक प्रकार से पढ़ पाएंगे और आप आगे चल करके हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपका बेनिफिट्स ही होता रहेगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। तो नंबर हमारा अबाउट में भी है 91 61 93 60 62।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है भाई। प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आधारीय चयापचय दर, जिसको आप BMR भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। आधारीय चयापचय रेट क्या होता है ये? देखिए, ऊर्जा की वह मात्रा होती है ये जो जीवित मनुष्य की आंतरिक क्रियाओं को, कोई जीवित मनुष्य है उसकी जो आंतरिक क्रियाएं होती, जो अंदर हमारे चल रही चीज़ें हैं, ठीक है, वो आंतरिक क्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए, उन क्रियाओं को चले मतलब कि लगातार चलने के लिए, ठीक है, क्रियान्वित करने के लिए शरीर के भार के प्रति किलोग्राम के लिए 1 घंटे में, यानी शरीर के भार के प्रति किलोग्राम के लिए 1 घंटे में लाई जाती हैं, वो एक प्रकार से आधारीय चयापचय दर कहलाती है। इसे संक्षिप्त रूप से स्पष्ट करने के लिए BMR कहा जाता है। ये होती चयापचय। अब चयापचय बेसिकली होती क्या है, इसको समझ। चयापचय क्या है? ये तो रेट हो गया, ठीक है, कि ये प्रति किलोग्राम हिसाब से, प्रति किलोग्राम के हिसाब से 1 घंटे में एक प्रकार जितनी ऊर्जा व्यय होती है वही उसकी दर कहलाती है। लेकिन अभी चयापचय क्या है, मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ये क्या है? चयापचय बेसिकली 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है आपका अपचय और दूसरा शब्द है उपचय। अपचय और उपचय दोनों क्रियाएं अलग अलग होती हैं। इन्हीं अपचय और उपचय के मिलने से क्या बनता है? चयापचय नाम का एक शब्द उत्पन्न होता है, चयापचय, ठीक है। चयापचय को क्या बोलते हैं? अपचय प्लस उपचय इज इक्वल टू चयापचय। रासायनिक क्रियाओं के अंतर्गत कोशिकाओं में 2 प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते हैं। कोशिका में, जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, उसमें 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। वो 2 प्रकार के परिवर्तन कौन से हैं? पहला, कोशिकाओं के टूटने की क्रिया जो होती है, यानी कोशिका जब टूटती है, विखंडित होती है, कोशिका जब नष्ट होने को होती है, कोशिका के टूटने की क्रिया को अपचय कहते हैं। अंग्रेजी में इसी अपचय को कैटाबोलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म, ठीक है, अपचय कहते हैं। और दूसरी बात, कोशिका वस्तु के बनने का निर्माण, या कोशिका जब बनती है, जुड़ती है, तो कोशिका वस्तु के बनने या निर्माण विधि को ही क्या कहते हैं? उपचय कहते हैं, एनाबोलिज्म कहते हैं। यानी इन दोनों क्रियाओं को सामूहिक रूप से चयापचय कहते हैं। यानी कोशिकाओं के टूटने की क्रिया को अपचय, कोशिकाओं के जुड़ने की प्रक्रिया को उपचय कहते हैं। और इसी अपचय और उपचय को मिलाने लेंगे तो चयापचय आपका बनेगा। अब यही चयापचय प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से 1 घंटे में जितना एक प्रकार से ऊर्जा व्यय होती है, उसी 1 घंटे में जो ऊर्जा व्यय हुई है उसी को एक प्रकार से बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR कहा जाता है, ठीक है, आधारीय चयापचय दर कहा जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ मैं बता रहा हूँ। ऐसा आपको पूरी यूट्यूब पर कोई लेक्चर नहीं मिलेगा जो इस तरीके से संपूर्ण सिलेबस को एक वीडियो में और बहुत ही बारीकी के साथ छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से आपका पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन करवा दे। ऐसा एक भी यूट्यूब चैनल आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं दिखेगा। मात्र और मात्र शुक्ला स्टडी पॉइंट पिछले 7 वर्षों से आपके लिए यह काम कर रहा है और लगातार करता रहेगा। आप बस हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चले, अमीनो एसिड क्या होते हैं? अमीनो एसिड क्या होते हैं? देखिए, प्रोटीन के सूक्ष्मतम अंतिम अंश को अमीनो एसिड कहा जाता है। अमीनो एसिड से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। अमीनो अम्ल जो होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और इस कारण से ये रक्त में अवशोषित होकर के यकृत यानी लीवर में पहुंचते हैं और उसके बाद निर्माणकारी कोषों में जाते हैं तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत और निर्माण करते हैं। यानी कि अमीनो एसिड से मिलकर के, अमीनो अम्ल से मिलकर के किसका निर्माण होता है? प्रोटीन्स बनते हैं। और प्रोटीन्स में अमीनो एसिड जो होते हैं वो एक प्रकार से कोशिकाओं की मरम्मत, ऊतकों की मरम्मत करते हैं, शरीर की टूट फूट की मरम्मत करते हैं। क्लियर? यानी जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं उनमें जो टूट फूट होती है, जो टिश्यू, ऊतक या कोशिकाएं सब जो एक प्रकार से खत्म होते हैं उनको निर्माण करते हैं, उनकी मरम्मत भी करते हैं। अमीनो एसिड कितने प्रकार का होता है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, परीक्षा में ये दोनों क्वेश्चन कई बार आए हैं। अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल 2 प्रकार की होते हैं। पहला होता है आवश्यक अमीनो एसिड यानी जो जरूरी होते हैं, दूसरे होते हैं अनावश्यक अमीनो एसिड यानी कि एक प्रकार से जो शरीर के लिए जरूरी नहीं होते हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि ये भाई आवश्यक अमीनो एसिड क्या हैं, इनके कौन कौन से नाम हैं। देखिए, आवश्यक अमीनो एसिड के नाम इस प्रकार हैं। जैसे लाइसिन नाम का जो एक प्रकार से अमीनो एसिड होता है, शरीर के लिए उपयोगी होता है। ऐसे ही ट्रिप्टोफैन हो गया, ल्यूसिन हो गया, वैलिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया,
थ्रियोनीन नाम का अमीनो एसिड हो गया, ये सब आवश्यक अमीनो एसिड में आते हैं। इसके अलावा मेथियोनीन हो गया, फिनाइल एलानीन हो गया, ठीक है, आर्जिनिन हो गया, हिस्टिडीन हो गया। तो ये सब ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि शरीर के लिए आवश्यक हैं। ये एक प्रकार से आवश्यक अमीनो एसिड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि अनावश्यक होते हैं, जिनको शरीर की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी जरूरी थोड़ा बहुत ज़रूर होते हैं, ठीक है। चले, उनका अलग महत्व होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका, क्वाशियोरकर क्या होता है? क्वाशियोरकर एक रोग होता है, ठीक है। ये कैसा रोग होता है? ये किस रोग से होता है क्वाशियोरकर? प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में, किसी मनुष्य में अगर प्रोटीन की कमी होती है महोदय, तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है कौन? मैरास्मस। मैरास्मस रोग जो होता है बेसिकली ये बच्चों में होता है, ठीक है। ये रोग बच्चों में पाया जाता है। यह रोग प्रोटीन की मात्रा में कमी होने के कारण से होता है। मैंने बताया था कि बच्चों को प्रोटीन की मात्रा थोड़ी अधिक देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चों में एक प्रकार से कोशिका और ऊतकों का निर्माण एक प्रकार से तीव्र गति से होता है पुरुषों से, ठीक है। तो प्रोटीन की मात्रा में कमी होने के कारण से उत्तम प्रकार के प्रोटीन के अभाव में, यानी कि जो उच्च क्वालिटी के या ठीक ठाक प्रोटीन की कमी अगर शरीर में होती है, तो इसकी कमी से क्वाशियोरकर नाम का रोग हो जाता है। इससे रोगी की शारीरिक वृद्धि में कमी आ जाती है। व्यक्ति का हाथ पैर या कुछ एक प्रकार से कुछ मतलब कि कोई चीज़ बहुत मतलब उसका विकास नहीं हो पाता, शरीर के विभिन्न अंगों का पर्याप्त मात्रा में विकास नहीं हो पाता। जैसे पैर, हाथ, मुंह, इन सभी में सूजन कभी कभी आ जाती है, कभी कभी बहुत पतला हो जाता है व्यक्ति। बच्चे का मुंह चंद्रमा के समान हो जाता है, मून फेस जिसको बोलते हैं, एकदम से गोल मटोल ऐसे हो जाता है, ठीक है, जैसे चाइना टाइप के बच्चे, गोल गोल एकदम से मुंह हो जाता है, त्वचा खुरदरी हो जाती है और चकत्तेदार हो जाती है। तो इस तरीके के बच्चे आपको देखने को मिलते हैं, तो उनमें प्रोटीन की कमी होती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पोषणीय सूखा रोग क्या होता है? न्यूट्रिशनल मैरास्मस। सूखा रोग को क्या बोलते हैं? मैरास्मस बोलते हैं। मैरास्मस रोग जो होता है ये एक प्रकार से किससे होता है, इसके बारे में भी समझाने का प्रयास करूं। देखिए, यह रोग आहार में प्रोटीन और कैलोरी की अत्यधिक कमी जब हो जाती है, यानी कि आप में प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट दोनों की अगर कमी हो जाए, तो इससे कौन सा रोग होता है भैया? ऊर्जा की कमी होने पर और प्रोटीन की कमी होने से सूखा रोग हो जाता है, मैरास्मस रोग, जिसमें शरीर आपका सूख जाता है और शरीर आपका दुबला पतला कमज़ोर हो जाता है, अत्यधिक कमी होने के कारण से होता है। 1 वर्ष के बच्चे इस रोग से अधिकतर पीड़ित होते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जो 1 साल के आसपास के हैं, उन बच्चों में मैरास्मस नाम का रोग खूब अधिक मात्रा में देखा गया है। बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, वो रुक जाता है इस रोग में, ठीक है। और मांसपेशियां धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं, और इसके अलावा त्वचा के नीचे की वसा जो होती है वो समाप्त होने लगती है, और बच्चा जो होता है अस्थि कंकाल दिखाई देने लगता है, मतलब कि एक प्रकार से वो हड्डियों का मात्र ढांचा रह जाता है। कुल मिलाकर के सूखा रोग एक प्रकार से बेसिकली ऐसे बच्चों में होता है जिनमें प्रोटीन की कमी और एक प्रकार से जो है कैलोरी की भी कमी होती है, यानी जिनको ना पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल पाती है और ना ही उनको पर्याप्त मात्रा में महोदय एक प्रकार से प्रोटीन की उपलब्धि हो पाती है। इस वजह से मैरास्मस नाम का रोग हो जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, शैशवावस्था कब प्रारंभ होती है? देखिए, बढ़िया प्रश्न है, शैशवावस्था कब प्रारंभ होती है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपको देता रहता हूँ, ठीक है। चले, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ओके, चले, तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी बिल्कुल। प्रश्न, शैशव अवस्था। शैशव अवस्था, शैशव मतलब जब बच्चा शिशु होता है, कब प्रारंभ होती है? तो शैशवावस्था बेसिकली जन्म के 2 सप्ताह के बाद से शुरू होकर के 2 वर्ष तक चलती है, यानी कि जन्म के 2 सप्ताह यानी कि 7 दूनी 14 दिन के बाद से शुरू होती है, और 2 साल तक की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था कही जाती है। बालक को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाली यह अवस्था बालक के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, मतलब कि यह अवस्था व्यक्ति को एक प्रकार से अपने आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है। 2 साल तक बच्चा जब होता है तो एक प्रकार से अपने आप पर वो डिपेंडेंट थोड़ा बहुत चलने लगता है, अपने पैरों पर चलने लगता है, वो खुद एक प्रकार से चीज़ों को समझने लगता है, जानने लगता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, जन्म से पूर्व अवस्था से आपका क्या आशय है या आप क्या समझते हैं, आप क्या समझती हैं? यानी जन्म से पहले भी अवस्थाएं होती हैं क्या? बिल्कुल। माता के गर्भ में जब बच्चा होता है उस दौरान 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी गर्भधारण के एक प्रकार से, यानी जब गर्भाधान एक प्रकार से होता है उसके बाद से लेकर के और जब तक प्रसव हो नहीं जाता, यानी डिलीवरी हो नहीं जाती है, तब तक 3 अवस्थाएं होती हैं बच्चे की पेट के अंदर माता के। ठीक है, वो अवस्थाएं कौन सी? देखें, जन्म से पूर्व की विकास की अवस्था गर्भाधान से लेकर के बालक के जन्म, गर्भाधान मतलब कि एक प्रकार से जब एक प्रकार से गर्भधारण की या एक प्रकार से पुंसवन या गर्भाधान हुआ है। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना गर्भाधान क्या होता है? यानी कि संभोग के बाद जो एक प्रकार से जब पुरुष के शुक्राणु जो होते हैं महिला के अंडाणु से मिलते हैं तो वो एक प्रकार से वो गर्भाधान होता है। ठीक है, ये निषेचन जिसको आप बोल सकते हैं। तो गर्भाधान से लेकर के बालक के जन्म के समय तक की अवस्था जो होती है वह एक प्रकार से जन्म से पूर्व अवस्था होती है। यह अवस्था सामान्यतः 10 चंद्रमास यानी कि 10 चंद्र महीने या फिर 9 कैलेंडर मास, यानी कैलेंडर मास का मतलब क्या होता है कि 9 महीने हिंदी के, और 10 चंद्रमास मतलब एक प्रकार से जो चंद्रमा वाले मास होते हैं जिसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, 10 चंद्रमास या 9 कैलेंडर मास की होती है, यानी कि 9 महीने एक प्रकार से में डिलीवरी होती है। इसी अवस्था में वंशानुक्रम का प्रभाव तय होता है बच्चे पर माता का। वैसे कहते हैं लड़कवा महतारिक परा है, बप्पक परा है, दादक परा है, दादिक परा है, तो वही वंशानुक्रम होता है। तो वंशानुक्रम का प्रभाव इसी 9 महीने के अंदर बच्चे में एक प्रकार से निर्धारित हो जाता है कि बच्चा किसको परेगा। ठीक है, किसके जैसा दिखेगा। लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण मतलब कि क्या होता है, बच्चा महिला होगा कि पुरुष होगा, यानी कि मादा होगा कि नर होगा, ये भी एक प्रकार से 9 महीने के अंदर ही डिसाइड हो जाता है। तथा बालकों की संख्या भी तय हो जाती है कि एक प्रकार से कितने बालक हैं अंदर। ठीक है, यानी कि जो है जैसे होते हैं ना कि कभी कभी क्या होता है कि जुड़वा बच्चे हुए तो वो है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें तय हो जाती हैं इसी 9 महीने के अंदर। ठीक है, तो ये जन्म से पूर्व अवस्था होती है। अभी जन्म से पूर्व अवस्था के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, कुछ और टर्म्स हैं जो कि परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, उन टर्म्स को जान लेते हैं। जैसे कि ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, पार्टूनेट अवस्था क्या होती है? पार्टूनेट अवस्था जो होती है जन्म के बाद 15 से 20 मिनट तक का समय पार्टूनेट अवस्था कहलाती है। यानी कि जब जन्म हुआ बच्चे के जन्म से लेकर के 15-20 मिनट की जो दौरान की स्थिति होती है उसी को पार्टूनेट अवस्था कहते हैं। ठीक है, अर्थात गर्भनाल काटने से पहले की अवस्था पार्टूनेट अवस्था कहलाती है। यानी कि बच्चा जन्म लिया और चूंकि बच्चे का जो एक प्रकार से गर्भनाल है, ठीक है, बच्चे के जो नाभि में होता है एक प्रकार से, नाभि के माध्यम से उसको स्रोत यानी कि सब भोजन पानी मिलता रहता है, सब कुछ माता के एक प्रकार से जुड़ा रहता है, तो गर्भनाल जो होता है उसको काटा जाता है। ठीक है, कैंची से या कुछ किसी चीज़ से भी जो भी हो, तो एक प्रकार से गर्भनाल जब काटा जाता है मतलब जन्म लेने के बाद 15-20 मिनट में गर्भनाल काट दिया जाता है, तो गर्भनाल काटने तक की अवस्था जो होती है उसी को पार्टूनेट अवस्था कहते हैं। ध्यान रखेंगे, पार्टूनेट अवस्था क्या कि जन्म लेने के बाद से और जब तक जो है एक प्रकार से उसका गर्भनाल माता के उससे बच्चे से अलग ना कर दिया जाए तब तक की अवस्था एक प्रकार से पार्टूनेट अवस्था कहलाती है। अगला टर्म आपका है बहुत ही ज़बरदस्त है, ये टर्म है आपका नियोनेट। नियोनेट ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा में, ये पार्टूनेट और नियोनेट 2 अवस्थाएं मतलब पूछी गई हैं। तो नियोनेट क्या होता है? गर्भनाल काटने के बाद से 14 दिन तक की जो अवस्था होती है उसको नियोनेट अवस्था कहते हैं। ठीक है, गर्भनाल काटने के बाद बालक स्वतंत्र जीव बन जाता है, बालक अलग हो जाता है माता से। 14 दिन की अवस्था जो होती है, यानी जिसको आप गांव वगैरह में कहते हैं कि भाई वो पड़ा है, क्या बोलते हैं, सौरी परी है, अवधि भाषा में बोलते हैं कि पहले जब जन्म होता था तो प्रसव घर में ही हो जाता था, जो है ये हॉस्पिटल वाला सिस्टम नहीं था। तो अब भी एक प्रकार से कभी कभी क्या होता है, हॉस्पिटल में जन्म हुआ बच्चे का और फिर वो घर पे आई 12 दिन एक प्रकार से कमरे में रहती है, तो एक प्रकार से वो सब उसके बाद तो वो अवस्था जो होती है वो अवस्था नियोनेट अवस्था कहलाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी जन्म से लेकर के 14 दिन के बाद तक की अवस्था। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बाल्यावस्था को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? बाल्यावस्था को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। कितने भागों में महोदय? 2 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला भाग होता है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व माने होता है पहले, उत्तर माने होता है बाद में, यानी बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटेंगे, एक पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था जो होती है ये 2 साल से लेकर के 6 साल तक चलती है। चूँकि 2 साल से क्यों? चूँकि 2 साल तक की अवस्था जन्म के बाद से लेकर के 2 साल तक की अवस्था क्या होती है? शैशवावस्था। तो शैशवावस्था जन्म से लेकर के 2 साल तक या 14 दिन से लेकर के 2 साल तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है, मैंने शुरुआत में बताया था आपको। और 2 साल से लेकर के
6 साल तक की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है और उत्तर बाल्यावस्था 6 साल से लेकर के 12 साल तक कहलाती है। अगर केवल बाल्यावस्था आपसे पूछे तो 2 साल से लेकर के 12 साल तक की जो अवस्था होती है इसी को बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और 12 साल से लेकर के महोदय 12 साल से लेकर के 18 साल तक की अवस्था जो होती है इसको बोलते हैं एडोलसेंस। इसको क्या बोलते हैं? एडोलसेंस, यानी कि किशोर अवस्था। किशोर अवस्था ही एक प्रकार से क्या होती है, प्रेम वगैरह इसी में खूब होते हैं, बच्चे लड़के को पसंद करते हैं, लड़कियों को देखते हैं, ठीक है, स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, पिताजी डांटते हैं तब पिताजी से लड़ भी जाते हैं। इसी समय किशोरावस्था के दौरान बच्चों में तमाम प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, हमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मास्टर बनना है, इस तरीके के तमाम ख्याल आते हैं। बच्चे इस समय अपने उफान पर होते हैं, गर्म खून होता है, कोई बोल देता तुरंत जो है झगड़ा करने के वो आतुर हो जाते हैं। तो इस दौरान बच्चों में ये सब चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये होती किशोर अवस्था। इसके बाद में 18 साल से लेकर के और एक प्रकार से बाद की अवस्थाएं जो होती हैं वो एक प्रकार से प्रौढ़ावस्था कही जाती है। प्रौढ़ावस्था मतलब बच्चे एक प्रकार से अब जानकार हो गए, उनको वोट डालने का अधिकार मिल गया, ये सब चीज़ें। तो ये अवस्थाएं होती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हरलाक नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने एक प्रकार से उन्होंने क्या बताया, जीवन काल की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताया है। हरलाक महोदय का जो वर्गीकरण है कुछ इस तरीके से है। हरलाक ने एक विद्वान है, मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने जीवन काल की प्रमुख 2 अवस्थाएं बताई। पहला जन्म से पूर्व की अवस्था, पहली अवस्था होती है, और दूसरी होती है जन्म के बाद की अवस्था, ठीक है, ये एक प्रकार से दूसरी अवस्था होती है। अब पहली अवस्था जन्म से पूर्व की अवस्था, यानी जन्म से पहले, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ है उससे पहले की अवस्था एक प्रकार से कई काल में इन्होंने बांटा। जन्म से पूर्व की अवस्था की अगर बात की जाए तो उसमें आप देखते हैं कौन सी, डिंब काल हो गया एक। डिंब काल एक प्रकार से पहली अवस्था, जन्म के पहले, यानी माता के गर्भ में है बच्चा तभी। दूसरी अवस्था होती है यानी कि डिंब मतलब कि क्या होता है, पुरुष का शुक्राणु महिला के अंडाणु से मिल गया, वो डिंब काल। अब जब डिंब जो है एक भ्रूण का रूप धारण करने लगता है तो वो होता है भ्रूण काल, ठीक है, ये उसके बाद आता है। और अगला होता है शिशु काल, यानी जब बच्चा भ्रूण से शिशु बन जाता है। तो ये 3 काल जो होते हैं जन्म से पूर्व की अवस्था के होते हैं। ये नवजात काल जो होता है, बच्चा जब जन्म लेता है 14-15 दिन तक रहता है वो नवजात काल। शैशव काल इसके बाद से शुरू होता है और 2 साल तक लगभग चलता है। तो एक प्रकार से ये आपकी ये काल हो गए। लेकिन जन्म से पूर्व की अवस्थाओं में इन्होंने मतलब हरलाक महोदय ने बांटा। इसके बाद में जन्म के बाद की अवस्था में खास करके बाल काल आता है। बाल काल में एक होता है यौन उत्सुक अवस्था, एक होती किशोर अवस्था और एक होती बाद में आकर के प्रौढ़ावस्था, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने बांटा, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बांटा है। लेकिन अगर मैं आपको अपने हिसाब से बताऊं तो ये डिंब काल, भ्रूण काल और शिशु काल, ये एक प्रकार से 3 काल जन्म से पहले के होते हैं। इसके बाद नवजात काल, शैशव काल, ये एक प्रकार 14 दिन से लेकर के या मतलब कि जब से जन्म होता है वहाँ से लेकर के 2 साल तक की अवस्था, ये दोनों कहलाती हैं। और बाल्यकाल बेसिकली जो होती है 2 साल से लेकर के आपकी 12 साल तक की अवस्था बाल्यकाल अवस्था, बाल्यावस्था कहलाती है। किशोर अवस्था आपकी 12 साल से लेकर के 18 साल की अवस्था कहलाती है। और प्रौढ़ावस्था 18 साल के बाद की अवस्था कहलाती है, ठीक है, 18 से 35-40 या इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में फिर वृद्धावस्था आ जाती है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है, शारीरिक विकास को परिभाषित कीजिए। देखिए, शारीरिक विकास से तात्पर्य सामान्य शारीरिक रचना, शरीर की ऊंचाई बढ़ने से, शरीर में भार में वृद्धि हो, शरीर के विभिन्न जो अंग हैं उनके अनुपात में वृद्धि हो, आंतरिक अंगों की बढ़ोतरी हो, हड्डियों तथा मांसपेशियों का विकास हो, स्नायुमंडल और मस्तिष्क तथा अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उन सभी का विकास हो। यानी जो बाढ़ विकास होता है शरीर का, शरीर जब बढ़ती है तो उसी को शारीरिक विकास कहते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। प्रश्न आ चुका है, मस्तकाधोमुखी क्रम स्पष्ट कीजिए। मस्तकाधोमुखी जो एक प्रकार से ये है, ये क्या है भाई, इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्या मस्तकाधोमुखी क्रम क्या होता है, ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे। तो इस क्रम में क्या होता है, शारीरिक विकास से ही रिलेटेड होता है ये जो है मस्तकाधोमुखी क्रम जो होता है शारीरिक विकास से, फिजिकल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड होता है। समझते हैं इसको। देखें, मस्तकाधोमुखी जो क्रम होता है शारीरिक विकास का, इस क्रम के अनुसार शारीरिक विकास सिर से पैरों की दिशा में होता है। यानी पहले सिर का विकास फिर पैरों का विकास, यानी सिर का विकास फिर उससे नीचे वाले अंगों का विकास, फिर इससे नीचे, फिर इससे नीचे, यानी इस तरीके से विकास होता है। तो उसको बोलते हैं मस्तकाधोमुखी विकास, यानी कि मस्तक से पहले विकास प्रारंभ होकर के फिर पैर तक जाता है।
विकास सिर के क्षेत्र में पहले और फिर धड़ के क्षेत्र में होता है, फिर पैरों के क्षेत्र में बाद में होता है। लेटा हुआ बालक पहले सिर को फिर धड़ को उठाना सीखता है। आप देखते हैं पहला जब बच्चा एक प्रकार से कोई लेटा होता है तो पहले वो पैर नहीं उठाता है, पहले एक प्रकार से वो सर उठाने का प्रयास करता है। ऐसे बच्चे एक प्रकार से मस्तकाधोमुखी एक प्रकार से विकास की श्रेणी में आते हैं। अगला एक प्रकार से जो होता है विकास का होता है प्रॉक्सीमोडिस्टल क्रम। प्रॉक्सीमोडिस्टल क्रम जो होता है इसकी अगर बात करें तो इस क्रम में क्या होता है, इस क्रम के अनुसार विकास सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्र से में पहले और दूर के क्षेत्रों में अपेक्षाकृत देर से होता है। उदाहरण के लिए जैसे हाथों का विकास पहले होता है और हाथ की उंगलियों का विकास देर में होता है। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी जो एक प्रकार से ये एरिया जो होती है पूरा का पूरा सुषुम्ना नाड़ी पूरा ये होती है अंदर, तो इसके आसपास के जो एरिया है उनमें पहले विकास होगा। यहाँ पहले विकास होगा, फिर इसके बाद में यहाँ, फिर इसके बाद में उंगलियों का विकास सबसे लास्ट में जाकर के होगा। ठीक है, तो ये विकास होता है प्रॉक्सीमोडिस्टल क्रम का विकास, शारीरिक विकास से ही रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न है सामाजिक विकास को परिभाषित कीजिए। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? सामाजिक विकास। शारीरिक विकास तो आपके समझ में शरीर का बढ़ना शारीरिक विकास होता है। सामाजिक विकास का मतलब होता है समाज के बारे में जानना, समाज के रीति रिवाजों को आप सीखें, समाज के नियम क्या हैं उनको जानें, समाज के लोग आपको जानें, आप उनको जानें। ठीक है, सामाजिक नियम कायदों को, सामाजिक स्तरीकरण को समझ जाएं। चाइल्ड नाम के एक विद्वान है, इन्होंने कहा कि सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। क्या? सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का क्या होता है? वास्तविक व्यवहार का विकास होता है महोदय, वही होता है एक प्रकार सामाजिक विकास। हरलाक नाम के मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कहा कि सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता से या उस एबिलिटी से होता है या उस एबिलिटी को अर्जित करने से होता है जिसके द्वारा हम सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार करना सीख पाते हैं, किया जाता है, यानी कि सामाजिक चीज़ों के बारे में जान पाते हैं, बेसिकली वही चीज़ें। ठीक है, ये होता है आपका सामाजिक विकास। आगे देखते हैं, किशोरावस्था तक आते आते बच्चे का सामाजिक विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था से ही हो जाता है। आगे देखेंगे, हस्तता से आप क्या समझती हैं? हस्तता क्या होती है? तो हाथों के प्रयोग की समस्या को हस्तता कहते हैं कि मतलब कि अर्थात हाथ की समस्या का अर्थ है दूसरे हाथ की अपेक्षा एक हाथ का अधिक प्रयोग करना। कभी कभी हम क्या होता है, हस्तता का मतलब होता है जैसे दाहिने हाथ का प्रयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं, बाएं हाथ का प्रयोग कम करते हैं। इसीलिए दाहिने हाथ से अगर कोई चीज़ आप ढेला फेंकेंगे तो बहुत दूर तक जाएगा और बाएं हाथ से फेंकेंगे तो थोड़ा सा कम जाएगा। अब आप देखते हैं लड़कियां जब दाहिने हाथ से भी ऐसे फेंकती हैं तो कई ऐसे फेंकती हैं ढेला। ठीक है, लड़के जो होते हैं खूब तेज़ फेंकते हैं ऐसे। ठीक है, चूँकि उन्होंने बहुत प्रयोग, हाथ का बहुत प्रयोग हो जाता है, चूँकि कैसे तमाम प्रकार के काम वगैरह करना पड़ता है और भी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं जिस हाथ का प्रयोग आप ज़्यादा करेंगे उसका विकास ज़्यादा होगा या उसका बाढ़ विकास ज़्यादा होगा। ठीक है, और बाएं हाथ का विकास कम होगा, या जो व्यक्ति बाएं हाथ का प्रयोग ज़्यादा करेगा वो बाएं हाथ एक प्रकार से उसका ज़्यादा काम करेगा और दाहिना हाथ कम काम करेगा। तो यानी कि एक हाथ का विकास दूसरे हाथ की अपेक्षा तीव्र गति से जब विकास हो जाए या उसका अधिक प्रयोग करे तो ऐसी स्थिति जो होती है हस्तता कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो लगातार परीक्षा में आ रहे हैं ये सब प्रश्न वही हैं। अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वो है कौन सा? प्रश्न आपका संवेगात्मक रेचन क्या होता है? इमोशनल रेचन क्या कहते हैं? तो जब दमित यानी दमित संवेग मतलब जो आपके अंदर दबे हुए संवेग हैं, इमोशन है जो आपके अंदर दबा हुआ है, तो जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति मतलब उसका प्रकटीकरण होता है, आपके अंदर बहुत जो है उस मतलब कि भरा हुआ है ईर्ष्या या कुछ गुस्सा भरी हुई है और आपका कोई आ गया सामने, तो फिर आप गरिया रहे हो, उसको मारने के लिए दौड़ रहे हो, कुटकिटा रहे हो उसको, तो वही होता है दमित संवेग जो आपके अंदर दबा हुआ है, ज्वालामुखी बात है, फूट जाता है बाद में। दमित संवेगों की अभिव्यक्ति रचनात्मक, क्रिएटिव, सृजनात्मक, मनोरंजक और सांस्कृतिक क्रियाओं के द्वारा की जाती है, तो उसे संवेगात्मक रेचन कहते हैं। इस क्रिया से मन में रहने वाली जो दमित भावनाएं होती हैं वो रचनात्मक ढंग से प्रकट होती हैं, यानी कि जब आपके अंदर जो तमाम प्रकार की इमोशंस हैं वो दबे हैं, उन इमोशन को आप एक प्रकार से किसके माध्यम से आप मतलब उसको एक प्रकार से रचनात्मक तरीके से, क्रिएटिव तरीके से उसको आप प्रकट करें तो वो एक प्रकार संवेगात्मक रेचन कहलाता है। संवेगात्मक रेचन के लिए दो विधियों का प्रयोग एक प्रकार से किया जाता है।
पहली विधि होती है शारीरिक रेचन और दूसरी होती है मानसिक रेचन। अरे टूट जा वो भैया तू, बहुत पैसा लाग है। चलो, शारीरिक रेचन क्या होता है? शारीरिक रेचन की अगर बात करें तो क्या होता है भाई? शारीरिक रेचन में विभिन्न सामाजिक क्रियाओं के द्वारा दमित संवेगों की अभिव्यक्ति होती है। दमित माने एक प्रकार से जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से जो आपके अंदर दबा हुआ इमोशन है वो बाहर आता है। जैसे दमित क्रोध संवेग की अभिव्यक्ति नाटक के क्रोधी पात्र के रूप में अच्छी तरह कर सकता है। यानी कि अब किसी के अंदर क्रोध दबा हुआ है, जब वो नाटक करने जाता है या कुछ भी करता है तो उसके अंदर का क्रोध बाहर आता है। इसके अतिरिक्त शारीरिक खेलों के द्वारा शारीरिक रेचन किया जा सकता है। ठीक है, तो शारीरिक रेचन मतलब कि एक प्रकार से ये होता है शरीर के माध्यम से। दूसरा होता है मानसिक रेचन। मानसिक रेचन मूक होता है। इसमें व्यक्ति संवेग उत्पन्न करने वाले व्यक्ति वस्तुतः परिस्थिति के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल देता है। ठीक है, ये होता है आपका मानसिक रेचन। अगला क्वेश्चन आ चुका, वंशानुक्रमण क्या होता है? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। वंशानुक्रम का क्या अर्थ है? देखिए, वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण होता है। यानी कि माता का कलर कैसा था, पिता का कलर कैसा था, बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ेगा कि यानी बच्चा, माता काली होगी तो बच्चा भी कुछ काला होगा। ठीक है, पिताजी काले होंगे तो बच्चा भी कुछ काला होगा। तो माता पिता का दोनों का प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, उसी को वंशानुक्रम कहते हैं। उनके मानसिक गुणों का और शारीरिक गुणों का दोनों का एक प्रकार से प्रभाव वंशानुक्रम के द्वारा पड़ता है, बच्चों में आता है। ठीक है, व्यक्ति को अपने माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों से संग्रहित प्रभाव प्राप्त होता है और वही उसका वंशानुक्रम होता है। यानी जो एक प्रकार से उसको मतलब कि जन्म के द्वारा ही मिल गया। ठीक है, और उसके शरीर में तमाम प्रकार की बनावट शरीर की या शरीर के रूप रंग, सोचने समझने की तरीका, ये सब भी वंशानुक्रम के द्वारा ही एक प्रकार से प्रभावित होता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखेंगे, कैलोरी की परिभाषा। कैलोरी क्या है? कैलोरी बेसिकली ऊर्जा मापने की एक इकाई होती है। ऊर्जा मापने की इकाई को कैलोरी कहते हैं। एक कैलोरी का अर्थ क्या होता है? एक कैलोरी का अर्थ उस ऊर्जा से होता है जो कि 1 किलोग्राम पानी का तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे। यानी कि 1 कैलोरी ऊर्जा जो होती है वो क्या करती है? जैसे एक किलोग्राम पानी अगर आप गरमाने के लिए 1 किलोग्राम पानी अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक गरमाना है तो उसके लिए 1 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैलोरी वह होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसे वर्ग सी से प्रदर्शित करते हैं। कैलोरी ऊर्जा नापने की इकाई होती है। इसको सी से भी और KCL भी इसको कहते हैं। ठीक है, किलो कैलोरी या सी, दोनों में से किसी एक से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रोटीन के कार्य बताएं। भाई प्रोटीन के कितने कार्य होते हैं, प्रोटीन के क्या कार्य हैं? प्रोटीन की अगर बात की तो प्रोटीन क्या होते हैं? शरीर निर्माण के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। शरीर निर्माण के लिए क्या जरूरी होते हैं भैया? प्रोटीन बहुत जरूरी होते हैं शरीर के निर्माण के लिए। शरीर के निर्माण के लिए या बॉडी बिल्डिंग के लिए पूछा था कि क्या ज़रूरत होती है किस पोषक तत्व की, तो प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन के क्या कार्य हैं? निम्नलिखित कार्य हैं प्रोटीन के। पहला काम होता है शरीर की वृद्धि करने के लिए उपयोगी होते हैं और शरीर का डेवलपमेंट यानी विकास, शरीर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों एक प्रकार से प्रोटीन के द्वारा संभव हो पाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो पहला काम क्या है शरीर प्रोटीन का, कि प्रोटीन शारीरिक वृद्धि करता है और शरीर का विकास भी करता है। ठीक है, दूसरी बात, शरीर की कोशिकाओं की जो टूट फूट होती है, यानी जो सेल्स वगैरह शरीर की या कोशिका टूट जाती है या ऊतक टूट जाते हैं तो उन कोशिकाओं और ऊतकों को बनाती है, मतलब मरम्मत करती है, उनकी रिपेयर करती है। अगर वो रिपेयरिंग से सही नहीं होते तो उनको बदल देती है, नया टिश्यू बनाती है, नया ऊतक का निर्माण करती है, नए कोशिका को निर्माण करती है, नई नई कोशिकाओं का निर्माण भी करती है और पुरानी कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत भी करने का काम प्रोटीन के द्वारा हो पाता है। प्रोटीन अमीनो एसिड का एक प्रकार से एक मिश्रण होता है, अमीनो एसिड के द्वारा बना होता है। तीसरा काम होता है प्रोटीन का, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स और हार्मोन्स का निर्माण करता है कौन? प्रोटीन। प्रोटीन के द्वारा क्या होता है? एंजाइम्स और हार्मोन्स का निर्माण होता है जो शरीर के निर्माण के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला आपका जो है कार्य प्रोटीन का वो क्या है? एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है कौन? प्रोटीन जो होता है वो एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। यानी कि प्रोटीन से एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी इंक्रीजमेंट थोड़ा बहुत होता है। लेकिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए 2 तत्व सबसे उपयोगी हैं, वो होता है खनिज लवण और दूसरा होता है विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स जैसे विटामिन ए से आपकी कौन सा रोग होता है? विटामिन से रतौंधी, विटामिन बी से खनिज, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी से आपका स्कर्वी नाम का रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है।
अच्छा, विटामिन डी की अगर बात की जाए तो विटामिन डी किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा? सूर्य के प्रकाश में। अच्छा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। बाकी सारे विटामिन, सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं दूध में। इसीलिए दूध को पूरक तत्व भी कहा जाता है। यानी बच्चा जो होता है वो एक प्रकार से कुछ नहीं खाता पीता, लेकिन दूध अगर खाता, मतलब दूध केवल पीता है, दूध खाता है, ठीक, मतलब दूध पीता है, तो भी एक प्रकार से उसको कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दूध एक पूरक आहार है। ठीक है, ध्यान रखिए, कॉम्प्लीमेंट एक प्रकार से वो भोजन होता है। तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना, जिससे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहे, ये प्रोटीन का काम होता है। आगे देखेंगे, अगला पोषक तत्व आपका आ चुका है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट के कार्य बताएं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं क्या होते हैं? जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। आप देखते हैं खिलाड़ी जब खेल रहा होता है तो उसको ग्लूकॉन डी वगैरह, या गर्मी के महीने प्रचार आते हैं कि ग्लूकॉन डी पियो, ये पियो, वो पियो, तो वो सब क्या होते हैं? वो इसलिए बताते हैं क्योंकि उससे क्या होता है, ऊर्जा मिलती है, तत्कालिक ऊर्जा मिलती है। तो ग्लूकोज जो होता है या फ्रक्टोज जो होता है, एक प्रकार से ये शकरकंद, ठीक है, या मीठे फलों में, शर्करा में, ठीक, गन्ने के रस में, या अनाजों में सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। जैसे गेहूँ और चावल, इसीलिए खाना खाते हैं हम तो हमको ऊर्जा मिलती है, हमको शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, और खाना ना खाओ तो आप ऊर्जा आपको नहीं मिलेगी और आप थोड़ा सा क्या होंगे, थोड़ा थकावट महसूस होगी। तो अगर ऊर्जा आपके अंदर है तो थकावट नहीं महसूस होगी, ऊर्जा की कमी है तो थकावट आपको महसूस होगी। शरीर में कार्बोहाइड्रेट के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला काम होता है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है। देखिए, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप लेते हैं, 1 ग्राम CR यानी कार्बोहाइड्रेट आप लेते हैं, तो इससे आपको 4 KCl ऊर्जा मिलती है, यानी कि 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? शरीर को सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा कार्य इसका यह है कार्बोहाइड्रेट का, कि शरीर को कार्य करने के लिए शक्ति यानी ऊर्जा प्रदान करना काम होता है, यानी ऊर्जा ही शरीर को शक्ति देती है। जो काम एक मोटरसाइकिल में पेट्रोल करता है, ठीक है, वही काम सेम एक शरीर में एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरा काम होता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की भी बचत करता है, क्योंकि यह प्रोटीन पर पड़ने वाले ऊर्जा उत्पत्ति के बोझ को कम करता है, क्योंकि जो प्रोटीन से भी कुछ मात्रा में ऊर्जा मिलती है, तो उस प्रोटीन की ऊर्जा की मात्रा को कम करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट से ही ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है तो शरीर को प्रोटीन से ऊर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब शरीर को प्रोटीन से ऊर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी महोदय, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या होगा कि जो प्रोटीन होती है वो एक प्रकार से अपने ऊतकों के निर्माण में ध्यान देगी और ऊतकों का निर्माण करेगी, जिससे शरीर जो होगा मोटा होगा, शरीर एक प्रकार से थोड़ा तंदुरुस्त होगा, बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, बॉडी आपकी ठीक ठाक होगी। चौथी बात, वसा के ऑक्सीकरण को सामान्य बनाए रखने में सहायता करता है। वसा मतलब एक प्रकार से क्या होता है? वसा हमारे जैसे कि जो तैलीय पदार्थ होते हैं उनके ऑक्सीकरण को सामान्य बनाए रखता है। कौन? एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। जो भोजन मीठा या थोड़ा सा अच्छा लगता है, मधुर रखता है, और वो एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही होता है। इसके अलावा शरीर के तापक्रम को भी नियंत्रित करता है कार्बोहाइड्रेट और जल दोनों। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो कार्बोहाइड्रेट के ये 5 काम आप लिख लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% एक क्वेश्चन आने वाला है। तो यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट और मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप इन सभी का PDF प्राप्त करने के लिए SMS करें 9161 93 60 62 पर। मात्र 100 रुपीज़ में आपको सारा कोर्स मिल जाएगा। किसमें? मात्र 100 रुपीज़ में आपको 9161 93 60 62 पर आप SMS करें और तुरंत ज्वाइन हो जाएं कोर्स में। मात्र 100 रुपीज़ में आपका होम साइंस के अलावा आपके दो सब्जेक्ट और को करिकुलर सब्जेक्ट, इन सभी की तैयारी विधिवत हो जाएगी। इसमें PDF नोट्स, मॉडल पेपर, महासंग्राम वीडियो, मैराथन क्लास, सब कुछ आपको उसकी PDF नोट्स सबके मिलेंगे। चैप्टर वाइज क्लास की भी PDF नोट्स आपको वहाँ पर कुछ मात्रा में मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी क्लासेस होंगी हर एक सब्जेक्ट की। चले, अगला क्वेश्चन आ चुका है, शरीर में पानी का क्या काम है? यानी जल का। जल भी एक पोषक तत्व होता है, बात ध्यान रखेंगे। तो शरीर में पानी के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला काम है पानी का, शरीर में विभिन्न अंगों व द्रवों की रचना करने में एक प्रकार से पानी का योगदान होता है, पानी भाग लेता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। दूसरी बात, पानी की अगर बात की जाए तो पानी एक अच्छे घोलक के रूप में काम करता है। किसी भी चीज़ को एक प्रकार से अपने आप में घुल मिलने के लिए एक प्रकार से जो होता है विटामिन को घुलाना हुआ, कुछ विटामिन ही होते हैं जल में घुलनशील, बाकी विटामिन नहीं होते हैं, तो जल में घुलन मतलब कि घुला लेता है, यानी घोलक का काम करता है शरीर में। इसके अलावा शरीर में ताप नियंत्रक के रूप में काम करता है, शरीर का तापक्रम जो होता है उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। कौन? जल। इसके अलावा पानी शरीर के पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम भी करता है। यानी एक पोषक तत्व को दूसरे मतलब कि एक शरीर के पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है? जल करता है। इसके अलावा
संधियों और आंतरिक अंगों के लिए स्नेहक का कार्य भी जल ही करता है, यानी कि जो चिकनापन या एक प्रकार से जो थोड़ा सा मतलब कि स्नेहक का काम करता है, ग्रीस का काम करता है, ठीक है, वो कौन करता है? ये जल के द्वारा ही होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है भैया, मेरास्मस क्या है? तो मेरास्मस प्रोटीन कैलोरी की कमी से होने वाला कुपोषण होता है, यानी कि प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से या प्रोटीन और कैलोरी की कमी से ये रोग होता है। कौन? मेरास्मस, यानी जो सूखा रोग होता है, शरीर एकदम से दुबला पतला कमज़ोर हो जाता है, कुपोषण होता है ये। मेरास्मस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है व्यर्थ करना। 1 वर्ष के बच्चे अधिकांशतः इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। मैंने शुरुआत में इस प्रश्न का उत्तर बताया था। इसमें मुख्य रूप से वृद्धि जो होती है शरीर की वो रुक जाती है, बाढ़ विकास जो होता है रुक जाता है, ग्रोथ रुक जाता है बच्चे का, ठीक है। मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चा जो होता है वो हड्डियों का एक प्रकार से ढांचा मात्र बन करके रह जाता है, वो एक प्रकार से कुपोषण का शिकार हो जाता है। उसके ढांचे होते हैं मतलब कि कंकाल तंत्र टाइप का दिखने लगता है, बच्चा बहुत दुबला पतला हो जाता है, ठीक है। तो मैरास्मस रोग बेसिकली छोटे बच्चों में होते हैं, ऐसे बच्चों में जिनमें प्रोटीन की कमी होती है, जिनमें ऊर्जा की कमी होती है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों को प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा देनी चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पोषण की परिभाषा दे, पोषण किसे कहते हैं? तो टर्नर नाम के एक विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का एक संगठन होता है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण और उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, शरीर की वृद्धि करता है, शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है, शरीर को ऊर्जा देता है, शरीर की रोगों से रक्षा भी करता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। देखिए, विटामिन को लेकर के एक आध प्रश्न और आपसे पूछा था कि विटामिन जो है जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं। देखिए, कुछ विटामिन होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, ठीक है। तो जल चूँकि घोलक के रूप में काम करता है पूरे शरीर में, और एक होती वसा, वसा होती उसमें भी कुछ चीज़ें घुलती हैं, इसीलिए वसा भी जरूरी होती है शरीर के लिए, ठीक है। देखिए, कीड़ा, आप जैसे ध्यान रखें, कीड़ा, ये 4 विटामिन हो गई कीड़ा। अब एक कीड़े को अगर आप पानी में डालेंगे तो तैरने लगेगा, यानी पानी एक प्रकार से क्या होता है, पानी में एक प्रकार से वो डूबेगा नहीं, यानी पानी एक प्रकार से इसको डुबा नहीं पाता है, ठीक है, पानी में तैरने लगेगा, ठीक है। और वसा में एक प्रकार से कौन सी विटामिन, तो जल में एक प्रकार से घुलनशील विटामिन ये नहीं है। जल में, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं आपके? विटामिन कीड़ा, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में घुल जाते हैं, ठीक है। बाकी एक प्रकार से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी, और विटामिन बी के जितने भी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B1, B2, B3, इस तरीके से B12, ये सब विटामिन बी और विटामिन सी, ये 2 विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुल जाते हैं। बाकी सारे विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये 4 विटामिन ऐसे होते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि एक प्रकार से आप देखेंगे जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं, जल में एक कीड़ा जो होगा वो डूबेगा नहीं, जल में तैर जाएगा, नहीं जल में नहीं घुलेगा। लेकिन अगर उसी को आप वसा में डाल देंगे तो वसा में एक प्रकार से वो घुल मिल जाएगा एकदम से, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं और ऐसे ही आपके लिए मेहनत करता रहूँगा लगातार, ठीक है। तो ऐसे ही और भी वीडियोज़ आपके लिए जो है मिलेंगी, लगातार मैं लाऊंगा, और भी मॉडल पेपर इसके और भी महासंग्राम वीडियो ये सब लाने का प्रयास रहेगा, तो उसको लेकर के आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। शुक्ला स्टडी पॉइंट लगातार आपके लिए मेहनत करता रहेगा, तो उसको लेकर के आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, 1 मिनट रुकेंगे। चले, तो ये हो गया आपका विटामिन को लेकर के। विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपने राजनीति विज्ञान का अगर नहीं देखा वीडियो, राजनीति विज्ञान का तीसरी क्लास हो चुकी, 3 चैप्टर इसके मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा 1 मॉडल पेपर दे चुका हूँ, और 2024 वाला जो एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर है वो भी प्लेलिस्ट में मैंने इंक्लूड कर दिया है, तो वो भी आप प्लेलिस्ट देख पाएंगे। तो इन सभी क्लासेस लगातार हो रही हैं, सोशियोलॉजी की 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट क्लासेस हो रही हैं। तो उन सभी का जो PDF नोट्स वगैरह होगा, इन सभी के जो कोर्सेस हैं वो सब एक प्रकार से आपको मात्र 100 रुपये में ही दिया जा रहा है। यानी प्रथम सेमेस्टर में आप हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आप 100 रुपये पे करके शुक्ला स्टडी पॉइंट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जैसे आज हमने होम साइंस का वीडियो देखा, ऐसे ही आपको और किस सब्जेक्ट का महासंग्राम रिवीजन क्लास चाहिए, इसी प्रकार से आप उसको बताएं, मैं जल्द ही उस वीडियो को लाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्लियर?